जी तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो कीवर्ड्स की जो बाकी टाइप्स हैं उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। और फिर मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा भी जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन इसको पहले कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा मैं। जो हम पढ़ चुके हुए हैं पढ़ ही रहे हैं कि हमें उसमें से कुछ आता भी है। तो ये टाइम है आप लोगों के पास, इसको रिवाइज़ करते रहिएगा। लेकिन रिवाइज़ करने से ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है कि जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसको डिस्कस कर लें, उसको समझ लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगर नहीं भी आएगा तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगी कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमें आना भी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, ये वाला टैम्पलेट आपको नज़र आ रहा है। मुझे रिस्पांस देते रहिएगा ताकि मुझे पता चले और इसके बाद हम सेशन स्टार्ट करें विदाउट एनी वेट। आप लोगों के साथ मेरी ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? चलें ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो हमारा टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के अंदर सबसे पहली टाइप है वो है फ्री फ्रेज मैच कीवर्ड्स। अब क्या होते हैं, हम इतनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ा कि कन्वेंशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये सारी की सारी डिस्कशंस, हम ये इतनी टाइप्स पढ़ क्यों रहे हैं? हमारा जो मकसद है इतनी टाइप्स पढ़ने का, देयर इज़ वन थिंग, कि हम चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं। वी वांट टू क्लियर आवर वी वांट टू क्लियर समथिंग इम्पॉर्टेंट, जो कि हमें बाद में मसला ना करे when we start launching our products। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जब हम वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जाएं तो हमें ऑर्गेनिकली अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक करते हुए, हमको दूसरे वीएस के मुकाबले में उतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, या उन चीज़ों को कंसीडर करें जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने ये इतनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को हमने कंसीडर किया और इसको करके लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के अंदर, एक दफ़ा मैं यूँ आपको टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के अंदर अंदर स्टार्ट करवा देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या था। हमने सबसे पहले टाइप्स के अंदर पढ़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। फिर उनके दरमियान हमने डिफरेंस पढ़ा। हमने पढ़ा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं और मार्केट के अंदर इनका क्या कॉन्सेप्ट है, हमने उसको डिस्कस किया। और ओरिजिनली इनका क्या कॉन्सेप्ट है हमने उसको डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा ये वाला डिमांड ग्राफ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम हाई क्यों होता है और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम लो क्यों होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी। और हमने फिर एक एग्जांपल ली हैंगर की और वुडन हैंगर की, स्मॉल वुडन हैंगर की, और उनके दरमियान हमने डिफरेंस किया कि हैंगर के ऊपर हमें एक प्रॉब्लम आया कि इवन वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है लेकिन फिर भी उसका सर्च वॉल्यूम कम क्यों है। और स्मॉल वुड हैंगर जो है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की कि वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरह लगता है, हैंगर के मुकाबले में वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लेकिन फिर उसका सर्च वॉल्यूम हैंगर के कीवर्ड के अकॉर्डिंगली ज़्यादा क्यों है। ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के अंदर डिस्कस किया कि मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं। फिर हमने कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स को देखा, फिर हमने प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स को देखा, एंड फिर हमने प्रोडक्ट कीवर्ड्स को देखा। उसके बाद जो हमने फिर आगे वाली टाइप्स पढ़ी वो हमने देखा कि कंपैटिटर कीवर्ड्स क्या होते हैं और उसके बाद शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। एंड देन वी हैव डिस्कशन on our most important keyword type, latent semantic indexing keywords, which is most importantly used in PPC campaign। और इसकी डिटेल्ड डिस्कशन इंशाल्लाह जब हम PPC कैंपेन के अंदर जाएंगे, जब हम अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक डिटेल डिस्कशन देंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी चीज़ समझना ज़रूरी है कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग एक ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जिसके ऊपर अपने
लिस्टिंग को इंडेक्स किए बगैर आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम पढ़ें कि फ्रेज मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब यहाँ से ये जो कीवर्ड्स की टाइप शुरू होती हैं, ये वो वाली कीवर्ड्स की टाइप्स हैं जो आप लोग अक्सर सुना करते हैं वाइल डूइंग ऑप्टिमाइजिंग योर लिस्टिंग्स। जब आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ पीपीसी कैंपेन के अंदर आप पढ़ते हैं कि यार कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर चलाते हैं, कुछ अपने हम जो है उसके ऊपर चलाते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाते हैं, कुछ हम अपने ब्रांड के ऊपर ऐड चलाते हैं और कुछ डिफरेंट एड्स होते हैं। और उसके अंदर फिर हम कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड चलाते हैं, अपने ब्रांड्स के ऊपर ऐड चलाते हैं और अपनी जो दूसरी एक तीसरी टाइप होती है उसके ऊपर हम ऐड चलाने की कोशिश करते हैं और अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिकली। और उसके साथ साथ हम पीपीसी कैंपेन को एज अ टूल यूज़ करके अपनी जो लिस्टिंग है उसको ऑर्गेनिकली रैंक करने में हम मदद लेते हैं। और उसके अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑटो कैंपेन है, मैनुअल है, जो वो जब हम पीपीसी के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो इन कीवर्ड्स की टाइप्स को कंप्लीट करना और इसके बाद हमें देखना कि इन कीवर्ड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे व्हेन वी डू प्रोडक्ट हंटिंग। और फिर जब हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आएंगे तो फिर जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों को साथ साथ उन कीवर्ड्स को जब हम कीवर्ड्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को हंट करने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करता रहूँगा कि ये देखें ये वाला प्रोडक्ट की टाइप हमने पढ़ी थी, ये प्रोडक्ट हंट करते हुए हम ये वाला कीवर्ड, ये फ्रेज मैच कीवर्ड है या एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है या ये कौन सा कीवर्ड है, वो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे उसके अंदर हम वहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेज मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं? फ्रेज मैच कीवर्ड्स वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो कि ज़्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मैचेस विद इन सर्च इंजन सर्च पैरामीटर टू स्टार्ट एंड लाइक पीपीसी कैंपेन्स ऑन एमेज़न। अब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मुझे आप लोगों को इन कीवर्ड्स की जड़ समझानी है कि अगर फ्रेज मैच कीवर्ड्स है तो उसकी जड़ क्या होगी। व्हाट इज फ्रेज मैच या व्हाट आर फ्रेज मैच कीवर्ड्स, क्या होते हैं? अब हर एक सर्च इंजन का एक पैरामीटर होता है, ठीक है। हर एक सर्च इंजन जो भी आप यूज़ करते हैं, सर्च इंजन जब आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते जाते हैं तो उसका दूसरा नाम हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, एसईओ जिसको बोलते हैं। फिर हर एक सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन का जो सर्च पैरामीटर है वो इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप अमेजोन की बात करते हैं समथिंग डिफरेंट। अगर आप वॉलमार्ट के ऊपर करने जाते हैं तो उसकी मार्केट के हिसाब से उसके सर्च इंजन के सर्च पैरामीटर्स इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप ईबे के ऊपर करने जाते हैं तो उसके सर्च इंजन के सर्च पैरामीटर्स इज समथिंग डिफरेंट। हमें अब किसके ऊपर देखना है? हमें अमेजोन के ऊपर फोकस करना है क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है इज समथिंग रिलेटेड टू अमेजोन। तो हमें अपने पैरामीटर्स को अमेजोन के पैरामीटर्स के हिसाब से सर्च करना है। तो इसीलिए जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा उस सर्च पैरामीटर के हिसाब से उस रेलिवेंट मार्केट के अंदर हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट का कम से कम सर्च वॉल्यूम इस सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली 10,000 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा वाली प्रोडक्ट को हम अपनी विनिंग प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं जब हम उसके ऊपर अपने बाकी क्राइटेरिया भी पूरा कर लेते हैं। तो फ्रेज मैच कीवर्ड्स को हम वो वाले कीवर्ड्स कंसीडर करते हैं कि वो वाले कीवर्ड्स जो नीचे सर्च इंजन के आने वाले रिजल्ट्स के, मतलब आपने ऊपर कीवर्ड लिखा उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट्स शो होंगे नीचे आपके उस क्यूरी के अगेंस्ट, उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो आपने ऊपर सर्च इंजन के अंदर लिखा है। फिर वो वाला सर्च इंजन उस कीवर्ड को अपने सर्च पैरामीटर के अकॉर्डिंगली एनालाइज करने के बाद आपको बताता है कि ये कीवर्ड आपका रैंक हो सकता है या नहीं हो सकता। वो वाला कीवर्ड फिर आपको उन सर्च क्यूरी के अगेंस्ट जो सर्च रिजल्ट दिखा रहा होता है और नीचे जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हुई होती हैं, आप फिर उन लिस्टिंग को बार बार ओपन करके देखते हैं अलग अलग। जब आप पीपीसी कैंपेन चलाते हैं आप क्या करते हैं? अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने कीवर्ड्स कहाँ से लेते हैं? टॉप 10 सेलर्स जो अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे होते हैं, आप उनकी लिस्टिंग को ओपन करके उनके अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स ने किन कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को रैंक किया हुआ है। आप फिर उन कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को रैंक करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेज मैच कीवर्ड्स वो वाले कीवर्ड्स उस स्पेसिफिक सर्च इंजन से रिलेटेड
उसके बनाए गए सर्च पैरामीटर्स के ऊपर प्रिसाइज एंड एक्यूरेटली मैच करेंगे। प्रिसाइज और एक्यूरेट का मतलब आप लोगों को समझना है। प्रिसाइज का मतलब कि मोस्ट रेलिवेंट और एक्यूरेट का मतलब कि मोस्ट करेक्ट होना चाहिए। मैच नहीं करना चाहिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेट्स सपोज जब आप रेलिवेंसी शीट बनाते हैं, अब मैं आपको अमेजोन के ऊपर सिखाता हूँ। जब आप रेलिवेंसी शीट बनाना चाहते हैं तो आपने ऊपर जब आपके पास कीवर्ड्स आते हैं, मैं आपको रेलिवेंसी शीट दिखाता हूँ जो मेरे पास पड़ी हुई है। उसके अंदर मैं आप लोगों को उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलें आप लोग मैं कोशिश करता हूँ अगर वो मुझे शीट मिलती है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि वो शीट्स बड़ी हैं। चलें ठीक है। आप लोगों को पता अंदाज़ा तो होगा इस चीज़ का कि जब आप रेलिवेंसी शीट प्रिपेयर करते हैं तो अपने कीवर्ड को बार बार उठा के अमेजोन के ऊपर लेके जाते हैं। लेट्स सपोज ये नाइकी शूज़ आपने लिखा, इससे रिलेटेड फिर आप क्या करते हैं, इसका रेलिवेंट कीवर्ड आएगा। चले मैं आपको ये एग्जांपल चेंज करके देता हूँ। हम यहाँ पर लिखते हैं वुडन बाउल। अब इसके अगेंस्ट आपको ये देखिए, अगर आपको मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स रिलेटेड टू द कीवर्ड यू हैव एंटर इनटू योर सर्च इंजन, उससे रिलेटेड आपको मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स नीचे अमेजोन के ऊपर रिलेटेड टू वुडन बाउल शो हो रहे हैं, तो वो वाला कीवर्ड आपका क्या होगा, फ्रेज मैच कीवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि उससे नीचे आने वाले अमेजोन के ऊपर रिजल्ट जो शो हो रहे हैं मोस्ट रेलिवेंटली उसी कीवर्ड से रिलेटेड शो हो रहे हैं जो आपने ऊपर अपने सर्च इंजन में लिखा है। ठीक है, अब ये देखिए भाई ये शो नहीं हो रही स्क्रीन, नहीं हो रही, एक पावर पॉइंट वाली शो हो रही है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, मैं शेयर करूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये ले। अब शो हो रहा है। अभी भी आप लोगों को यही शेयर शो हो रहा होगा। अभी शो हो रहा है आपको? अभी भी वो स्लाइड्स ही ओपन हुई हुई हैं। ठीक है, चलिए ये अब शो हो रहा होगा। जी हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने जो है ऊपर अपने सर्च इंजन के अंदर मैंने लिखा वुडन बाउल। अब इसके नीचे मैंने जब अमेजोन के ऊपर रिजल्ट्स देखे तो वो मोस्ट रेलिवेंटली इसी कीवर्ड से रिलेटेड शो हो रहे थे।
लेकिन जब आप देखेंगे तो ये वाला भी इसके अंदर आ गया। हमने वुडन बाउल ऊपर सर्च किया था, अब इसके नीचे ये वाले रिजल्ट्स भी आ गए। ये रिजल्ट्स अब ये वुडन बाउल वाले आ गए, ये कोई और चीज़ आ गई इसके अंदर। ये वुडन बाउल, ये वुडन बाउल, ये भी, ये कोई और चीज़, और ये भी वुडन बाउल, ये भी वुडन बाउल, ये भी वुडन बाउल शो हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये कुछ और आ गए। यानी कि जब आपने ऊपर अपने सर्च इंजन के अंदर कोई कीवर्ड लिखा और उसके नीचे जो रिजल्ट होंगे वो मोस्ट रेलिवेंटली ज़्यादातर उसी कीवर्ड से रिलेटेड शो हो रहे होंगे जो आपने अपने ऊपर सर्च इंजन के अंदर लिखा होगा। ठीक है, अब ये हो गया फ्रेज मैच कीवर्ड। अब देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्रेज मैच कीवर्ड एंड एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स। फ्रेज मैच कीवर्ड के अंदर आपकी जो है वो जो कीवर्ड आपने ऊपर सर्च क्यूरी के अंदर लिखा है वो मोस्ट रेलिवेंटली उस कीवर्ड से रिलेटेड, उन रिजल्ट्स के रिलेटेड मिलता जुलता होता है जो आप ऊपर शो कर चुके होते हो, अपने सर्च इंजन के अंदर लिख चुके होते हो। लेकिन एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स के अंदर आपका जो कीवर्ड ऊपर लिखा होगा 100% उससे नीचे जो रिजल्ट्स आपको सर्च इंजन के अगेंस्ट, आपको सर्च इंजन उस क्यूरी के अगेंस्ट या उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो रिजल्ट शो कर रहा होगा वो उसी कीवर्ड के रिलेटेड होंगे जो आपको रिजल्ट नीचे आ रहे होंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आपने ऊपर लिखा, पहले आपने ऊपर लिखा था वुडन बाउल, अब आपने ऊपर लिख दिया बॉल। अब ये देखिए, अब आपको जो नीचे रिजल्ट शो हो रहे हैं, आपने ऊपर फुटबॉल लिखा और इससे नीचे जो भी जितने भी रिजल्ट्स आप देखेंगे वो इसी फुटबॉल से रिलेटेड आप लोगों को शो हो रहे हैं। ये देखिए, यही फुटबॉल आप लोगों को शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड और जो फ्रेज मैच कीवर्ड है उनके दरमियान। अब आपने फुटबॉल जो होगा, आप लोगों के ज़हन के अंदर फुटबॉल का एक ही कॉन्सेप्ट है कि वो फुटबॉल ये वाला फुटबॉल होगा। देयर इज नो अदर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फुटबॉल कि वो आपको अमेजोन कोई और रिजल्ट शो करवाएगा जो आपने ऊपर सर्च क्यूरी लिखी होगी। तो ये होता है एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच कीवर्ड्स के दरमियान डिफरेंस, एंड ये होती है उनकी टाइप। अब आती है अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो कि हमें हमारी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। एंड व्हाट इज इट? दिस इज नेगेटिव टारगेटिंग कीवर्ड्स। हमने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे जहन के अकॉर्डिंगली रेलिवेंसी शीट बना के मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड कर दिए और अपनी लिस्टिंग को हमने एक्टिव कर दिया अमेजोन के ऊपर। लेकिन क्या हुआ कि एक हफ्ते के बाद हमने, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए इसके अंदर रोकता हूँ और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि जब आप अमेजोन के ऊपर अपनी लिस्टिंग को ऐड करके वहाँ पर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड्स ऐड करके अपनी लिस्टिंग को एक्टिव करते हैं ना, तो अमेजोन क्या कर रहा होता है, उसकी एक उन कीवर्ड्स की जो आपने तैयार किए होते हैं, अपनी लिस्टिंग के अंदर रिकॉर्ड किए होते हैं, वो उनकी एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा होता है जो कि अक्सर मैं आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पूछा करता था कि व्हाट इज कीवर्ड्स फाइल टेम्पलेट। वो बाकायदा एक फाइल अमेजोन क्रिएट कर रहा होता है आपके उन लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग, यानी कि लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती। टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं एंड डिस्क्रिप्शन होती है, और उसके बाद आप बैकएंड सर्च टर्म्स भी ऐड करते हो, नेगेटिव टारगेटिंग कीवर्ड्स भी ऐड करते हैं। अब जब आप अपनी लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग के अंदर रेलिवेंसी शीट के अकॉर्डिंगली सारे के सारे कीवर्ड्स वहां पर ऐड कर चुके होते हैं, फिर आप कर देते हैं अपनी लिस्टिंग को एक्टिव। अब जब आपने अपनी लिस्टिंग को एक्टिव कर दिया, अमेजोन आपकी लिस्टिंग में से उठा के हर एक कीवर्ड के अगेंस्ट आप लोगों को बताएगा कि आपके इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको सेल्स आ रही हैं और आपके इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको सिर्फ क्लिक्स एंड इंप्रेशंस आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट आपको सेल्स नहीं आ रही। तो फिर जब आपको वो वाले कीवर्ड्स पता चलते हैं, तो वो वाले जो कीवर्ड्स आपके होते हैं जिनके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के ऊपर आपको आपकी लिस्टिंग के अगेंस्ट सिर्फ क्लिक्स एंड इंप्रेशंस आ रहे होते हैं, सेल्स नहीं आ रही होती, वो वाले कीवर्ड्स आपके नेगेटिव टारगेटिंग कीवर्ड्स होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में से निकाल के आफ्टर अ वीक क्या करते हैं, अपनी उन
कीवर्ड्स को लिस्टिंग में से निकाल के आप नेगेटिव वाले सेक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। अमेज़न के ऊपर फिर एक नेगेटिव का सेक्शन भी होता है, जहां पर आप अपने नेगेटिव कीवर्ड जो है वो उठा के अपनी लिस्टिंग में से उठा के उस जगह पे ऐड कर देते हैं नेगेटिव सेक्शन के अंदर। और फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होता है कि हमने अपने नेगेटिव कीवर्ड्स उठा दिए, आप लिस्टिंग के अंदर क्या कौन से कीवर्ड्स ऐड करें। अब आप अपनी पूरी की पूरी लिस्टिंग को दोबारा रिवाइज करते हैं, दोबारा रिवाइज करते हुए नए कीवर्ड्स लाते हैं और उनको वहां पर टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते के बाद देखेंगे कि हमारे जो कीवर्ड्स जिनके ऊपर सेल्स आ रही थी उनका इंप्रेशन क्या है, उनके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और क्या अभी भी उनके ऊपर सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही। तो फिर आप उसके अगेंस्ट भी, अगर उनके अगेंस्ट सेल्स आ रही हैं तो वो आपके मेन कीवर्ड साबित होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और जो कीवर्ड्स आपने दोबारा ऐड किए थे उनको फिर आप एक हफ्ते के बाद दोबारा चेक करते हैं कि क्या इनके अगेंस्ट भी सिर्फ क्लिक्स और इंप्रेशंस आ रहे हैं या सिर्फ सेल्स आ रही हैं। अगर उनके अगेंस्ट उनमें से कोई कीवर्ड जो आपने दोबारा लिस्टिंग को रिवाइज करते हुए ऐड किया था उनके अगेंस्ट आपको सेल्स आना शुरू हो जाती हैं, तो एक कीवर्ड आपका एक और ऐड हो जाता है कि इसके अगेंस्ट भी मुझे अच्छी सेल्स आ रही है। इस तरह से हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब आप इन अ ईयर या इन अ 6 मंथ्स आप कह सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग ऑर्गेनिकली रैंक होना शुरू हो जाती है। इसीलिए मार्केट के अंदर और दूसरी जगह पर रिकमेंड किया जाता है कि जब आप लोग क्या कर रहे हो, अपने कीवर्ड्स को, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, एंड व्हेन यू लॉन्च अ प्राइवेट लेबल, तो यही रिकमेंड किया जाता है कि हफ्ते के बाद आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते रहें, अपनी लिस्टिंग को रिवाइज करते रहें, ताकि हमारी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो। ठीक है, तो ये कहानी थी नेगेटिव टारगेटिंग की, कीवर्ड्स की। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलते हैं अगली टाइप्स के ऊपर जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द स्टोरी बिहाइंड इट। ये वो वाले कीवर्ड्स होते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग छोटे होते हुए जो है पिट्ठूग्राम खेलते होते थे, पिट्ठूग्राम। और जो है ना एक आप लोग वो दायरा बना के उसके अंदर एक खाने से दूसरे जाएंगे, दूसरे खाने के अंदर, और दूसरे खाने से तीसरे खाने के अंदर उस जो आपकी वो बिक्री होती थी उसको लेके जाया करते थे। अब एक खाने से जब दूसरे खाने के अंदर आप एंटर होते थे, फिर वो एक जगह पे रुकते थे, उस बिक्री को दूसरे के अंदर दूसरे खाने के अंदर लेके जाते थे, फिर इस तरह से आपका एक खाना जो है ना पूरा हो जाता था, फिर आप दूसरे खाने को चूज करते थे। अब जो रिलेटेड कीवर्ड्स की, रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स की कहानी है वो भी कुछ ऐसी ही है। वो क्या है कि आप अपनी लिस्टिंग के अंदर जब ये चीजें ऐड करने की कोशिश करते हैं इन कीवर्ड्स को, तो आपके खाने पुर होना शुरू हो जाते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की। जब आपने अपना एक कीवर्ड ऐड कर दिया और उससे रिलेटेड आपने उसकी पूरी की पूरी रिलेटेड जो मार्केट एनालिसिस थे उस कीवर्ड से रिलेटेड वो आपने पूरे के पूरे करने के बाद उस कीवर्ड को आपने अपनी उस लिस्टिंग के अंदर ऐड किया, तो आपकी लिस्टिंग को ऑर्गेनिकली रैंक होने में प्रॉब्लम्स कम से कम फेस करने पड़ेंगे। क्या है रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स, कि आप जब एक कीवर्ड ऐड करते हैं तो आप कहते हैं कि इसके वर्टिकली भी मुझे देखना चाहिए, इसके बिल्कुल सेम कोई और भी मुझे कीवर्ड देखना है जिसके ऊपर मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल्स आने के चांसेस होंगे। क्या है रिलेटेड कीवर्ड्स, वर्टिकल कीवर्ड्स, मैं डेफिनेशन आप लोगों के सामने पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को इस चीज की समझ आए। These keywords introduce a more detailed conversation and a new detailed perspectives। यहाँ पर आप लोगों को पर्सपेक्टिव का मतलब समझना है। इनटू योर बिजनेस कंटेंट। पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है कि एक वॉइस नहीं आ रही आपकी सर। जी, वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? आ रही है। डॉक्टर साहिबा आप बोल रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है आपको? चलें ठीक है, अब जिसको आवाज नहीं आ रही बच्चे बताइए, आवाज क्लियर है आप मेरी, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी आ रही है। चले माशाल्लाह जी। रिलेटेड कीवर्ड्स, वर्टिकल कीवर्ड्स की मैं पर्सपेक्टिव की आप लोगों से बात कर रहा था। न्यू डिटेल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि आपके जहन के अंदर एक और दरवाजा खुल गया, एक और अंदाजा मिल गया आपको, एक वही सेम बात को एक नए तरीके से जांचने का, परखने का, उसको
उसका नया दरवाजा आपके जहन के अंदर खुल गया। जैसे कई दफा होता है ना कि आप कोई बात कर रहे होते हैं तो अचानक उस चीज से रिलेटेड जो आप सालों से सोच रहे थे या महीनों से सोच रहे थे कि मुझे इसका सोल्यूशन मिलना चाहिए, और उसका सोल्यूशन एक तरह से नामुमकिन हो चुका होता है, आप जब वो बात कर रहे होते हैं तो अचानक आपके जहन के अंदर कोई ऐसा पर्सपेक्टिव, एक ऐसा नया उसके बारे में आइडिया आता है कि आप कहते हैं कि ये मसला सॉल्व हो गया, यूं चुटकी में आपका वो मसला सॉल्व हो जाता है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब भी ऐसा ही होता है कि जो चीज़ आप लोगों को पहले क्लियर नहीं होती, उससे रिलेटेड आपको एक नया डिटेल पर्सपेक्टिव मिल जाता है उस चीज़ को सोचने का, उस चीज़ को हल करने का, उस चीज़ का सोल्यूशन लेने का। तो फिर रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स जो है, आपको अपनी सर लिस्टिंग को वॉइस नहीं आ रही आपकी। अभी भी नहीं आ रही है आपको वॉइस? जो बच्चा बोल रहा था अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना? सर आपकी आवाज़ तो आ रही है, शायद उनकी तरफ कोई इशू है। आवाज मेरी बच्चे आ रही है। बच्चे आप ऐसा करो कि एक दफा इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा था कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि आपने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते रहे, नहीं हो रही ऑर्गेनिकली रैंक, लेकिन फिर आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल गए कंपेटिटर एनालिसिस करते हुए कि आपको वो मेन कीवर्ड्स मिलना शुरू हो गए एक ऐसे टाइम के ऊपर कि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होना शुरू हो गई ऑर्गेनिकली। तो ये वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक more detailed conversation and a new detailed perspectives into your business content। आपके, और सबसे मेन बात, ये सिर्फ आपके लिस्टिंग के अंदर यूज नहीं होता, ये आपको आपके पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर एक नई थ्योरी लाने की कोशिश कर रहा होता है कि आपका बिजनेस लेट्स सपोज बटरफ्लाई नाइफ सेल कर रहा था या आइसक्रीम स्कूप सेल कर रहा था, आपने जब अपने उस कीवर्ड से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपने मार्केट के अंदर लॉन्च की हुई थी, आपको उसकी एक नई स्ट्रेटेजी समझ आ जाती है कि यार ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको मार्केट के अंदर इस तरह से भी अगर लॉन्च किया जाए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आ सकती हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई आ सकता है। तो ये होते हैं रिलेटेड वर्टिकल्स। और सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर होती है वो ये होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि आपके पूरे बिजनेस कंटेंट के अंदर आपको पूरे का पूरा एक नया पर्सपेक्टिव देता है, एक नया व्यू पॉइंट देता है अपने बिजनेस को एक नई तरह से लॉन्च करने में। ठीक है, उसके बाद जो अगली टाइप्स होती है वो लोकेशनल कीवर्ड्स होते हैं। लोकेशनल कीवर्ड्स ऑब्वियसली नाम से जाहिर है ये कोई लोकेशन आप लोगों को बता रहा होगा कि ये कीवर्ड जो है, लेट्स सपोज आप सर्च करना चाह रहे हैं बुरे वाला, आप बुरे वाला सर्च करना चाह रहे हैं, बुरे वाला की फलां लोकेशन आप लोग देखना चाह रहे हैं कि बुरे वाला का जो है मुझे फलां वाला एरिया दिखा दो। तो इस तरह से आप सर्च करना चाह रहे हैं बहावलपुर, आप सर्च करना चाह रहे हैं जो है कराची, आप सर्च करना चाह रहे हैं लाहौर, आप सर्च करना चाह रहे हैं मियाँ वाली। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं जो आपको किसी लोकेशन के बारे में गाइड कर रहे होते हैं वो आपके लोकेशनल कीवर्ड्स होते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अमेज़न से इसका क्या रिलेशन है? जब आप अपनी मार्केट सेलेक्ट करते हैं ना, अमेज़न के ऊपर काम करने जाते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, अपनी मार्केट सेलेक्ट करते हैं, अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं कि मुझे किस मार्केट के अंदर काम करना है। तो फिर ये जो लोकेशन होगी ये आपका लोकेशनल कीवर्ड होगा। ये आपको बताएगा कि आपने न्यूयॉर्क के अंदर काम करना है, आपने यूएस की न्यूयॉर्क के अंदर काम करना है, आपने कौन सी स्टेट के अंदर काम करना है, वायमिंग में काम करना है, आपने फ्लोरिडा के अंदर करना है, टेक्सास के अंदर काम करना है, कौन सी स्टेट के अंदर आपने अपने ब्रांड को लॉन्च करना है, या अपने होलसेल को लॉन्च करना है, या अपने ऑनलाइन आर्बिट्राज को लॉन्च करना है। तो ये आपको लोकेशनल कीवर्ड्स आपकी अपनी लोकेशन के बारे में आपको गाइड कर रहा होता है। उसके बाद है जो अक्सर मैं आप लोगों से पूछा करता था कीवर्ड्स के बारे में, आप लोगों से इंटरव्यूज़ के अंदर मैंने आपसे पूछा, तो वो है लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। अब एवरग्रीन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है कि हमेशा रहने वाले, हमेशा के लिए उनका ना तो सर्च वॉल्यूम कम होगा अगर मैं इससे रिलेटेड बात करूं, और अगर एवरग्रीन की मैं बात करूं लफ्ज़ी तौर पर एक ऐसी चीज़ जो कि हमेशा रहेगी,
ख़त्म ही नहीं होगी। आप लोग जानते होंगे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में, थोड़ा सा मैं इस्लामिक टच देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आज मैं आप लोगों का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकता हूँ? आप लोगों का मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता हूँ, क्योंकि आज ये कीवर्ड्स की टाइप्स जो है ना इंशाल्लाह ख़त्म करनी है। थोड़ा सा टाइम आप लोगों को चाहिए होगा इंशाल्लाह। जी सर, इट्स ओके। जी, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही? व्हाट इज़ द रीज़न? बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है, आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही? चले इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा कोशिश कीजिए ज्वाइन करने की दोबारा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा था किस्सा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती हैं हमारे दीन के अंदर, जिनका ये ज़िक्र आता है कि वो हमेशा रहने वाली हस्ती है। यानी कि उन्होंने किसी कुएँ से, जो कि अल्लाह पाक जिसकी सर्च में वो निकले थे, जिसको सर्च करने के लिए, और आखिरकार उनको वो कुआँ मिल गया था। 2 साथी थे मेरे ख़्याल में, शायद अगर मैं गलत हूँ तो करेक्शन ज़रूर कीजिएगा। 2 साथी थे, तो दोनों में से एक साथी जो है वो रास्ते के अंदर उनको छोड़ के चले गए कि इतना सफ़र हम कर चुके हैं लेकिन वो अभी तक कुआँ नहीं आया। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को वो कुआँ मिला था और उन्होंने उस कुएँ का पानी पिया था। और उस कुएँ का जो नाम था, एक स्पेसिफ़िक नाम था, मेरे ज़हन के अंदर नहीं है। तो उस कुएँ का जो भी पानी पीता था, उसकी उम्र जो है वो बहुत लंबी हो जाती, यानी कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता था। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हमारे दीन के अंदर वो वाहिद हस्ती हैं कि जिन्होंने उस कुएँ का पानी किया था, और ये कहा जाता है हमारे दीन के अंदर कि वो अभी तक ज़िंदा हैं। तो इस आबे हयात पिया था। जी? आबे हयात पिया था। आबे हयात, एग्ज़ैक्टली, आबे हयात उसका नाम है। आबे हयात का पानी उन्होंने पिया था, तो वो अभी तक ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स जो हैं, वो भी एक ऐसे ही तरह के कीवर्ड्स हैं कि जिन कीवर्ड्स का कभी मरना होता ही नहीं है। यानी कि आप पूरे साल के अंदर जिस इरा में अपनी, या जिस टाइम पीरियड के अंदर भी अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, वो वाला कीवर्ड आपकी लिस्टिंग के अंदर आएगा ही आएगा। आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज वो वाला कीवर्ड करवाएगा ही करवाएगा। जिस तरह कल हम लोगों ने एक एग्जांपल ली थी वुड हैंगर की, ठीक है, हमने एग्जांपल ली थी वुड हैंगर की, ठीक है। तो ये एक ऐसा कीवर्ड है, अगर आप इसको जनवरी के अंदर भी यूज़ करते हैं तो आपको ये वाला कीवर्ड अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप जून के अंदर यूज़ करते हैं तो तब भी लोग जो है इन वुड हैंगर्स को परचेज करने के लिए यहाँ पर वुड हैंगर ही यूज़ करेंगे। आप अपने जहन के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली मुझे सोच के बताइए कि क्या आपको सर्दियों के अंदर अगर वुड हैंगर परचेज करने हैं, तो क्या आप अमेज़न के सर्च बार के ऊपर आके वुड हैंगर आपने परचेज कर रही हैं, क्या आप स्टील हैंगर लिखेंगे या स्टेनलेस स्टील हैंगर लिखेंगे? नो, आप वुड हैंगर ही लिखेंगे। ये मैं आपको एक स्लैंग एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स एक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि जिनका ना तो सर्च वॉल्यूम चेंज होता है, इट्स मीन इवन देयर सर्च वॉल्यूम माइट फ्लक्चुएट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, इट विल नॉट अफेक्ट दीज कीवर्ड्स सर्च वॉल्यूम। उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स हैं, इसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं। रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स जो हैं उनका सर्च वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम होंगे इनका जो है सर्च वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। पीपल सर्च थ्रू दीज कीवर्ड्स फॉर अ लॉन्ग टर्म्स, इवन थ्रू मंथ्स एंड ईयर्स। महीनों तक और ईयर्स तक आप उन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी कि उन कीवर्ड्स को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी लिस्टिंग के अंदर। आप फिर उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग के अंदर रखेंगे और फिर बाकी फोकस जो होगा वो आप अपने दूसरे कीवर्ड्स को ला के अपनी लिस्टिंग के अंदर ऑप्टिमाइज करवाने की कोशिश करते रहेंगे, और फाइनली आपकी लिस्टिंग जो हो जाएगी वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी एंड यू विल बी ऑर्गेनिकली एबल टू रैंक ऑन अमेज़न फर्स्ट पेज इंशाल्लाह। तो ये भी हो गई कीवर्ड। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, अब ये ऑब्वियसली जी जी ऑर्गेनिक थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। ऑर्गेनिकली को थोड़ा सा डिफाइन करूं। जी। ऑर्गेनिकली का मतलब ये होता है
कि आपको खुद, यानी कि इसके कुछ तरीके होते हैं अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के ना, कुछ तरीके होते हैं। जिस तरह हम अमेजोन एफिलिएट अकाउंट करते हैं, यानी कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप इवन के एक मंथ के अंदर $250 से $300 एफिलिएट मार्केटिंग से भी क्रिएट कर सकते हैं। वो भी एक अलग स्किल है, प्रॉपर स्किल है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएंगे। अब ऑर्गेनिकली रैंकिंग का मतलब जो है वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड बताता हूँ। ऑर्गेनिकली रैंकिंग का मतलब ये होता है कि आपको बाहर से एक्सटर्नल ट्रैफिक अपनी लिस्टिंग के ऊपर ला के उसको परचेज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो कीवर्ड्स उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, उसी बेसिस के ऊपर आपकी जो लिस्टिंग होती है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रॉपर मार्केट एनालिसिस के साथ अपनी लिस्टिंग को उन कीवर्ड्स के अंदर उन कीवर्ड्स के साथ भर देने की कोशिश की होती है जो आपको अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करवाने के लिए मोर देन इनफ ब्रेक हो होते रही हैं। है। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है आपको? सर ये वाला सेंटेंस कुछ भी नहीं सुनाई दिया। चलें मैं आपको बताता हूँ। मैं कह रहा था कि आप अपने बाकायदा एक मार्केट एनालिसिस करने के बाद जब वो वाले कीवर्ड्स अपने लिस्टिंग के अंदर यूज करते हैं, आपने अपनी लिस्टिंग को, आपने अपने बुलेट पॉइंट्स को, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को उन कीवर्ड से भर दिया होता है कि जो आपकी लिस्टिंग को ऑर्गेनिकली, यानी कि बगैर कुछ एक्सटर्नल ट्रैफिक लाए, अपनी लिस्टिंग के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कीवर्ड्स वो यूज किए होते हैं कि जिनको लोग ईयर्स एंड मंथ्स तक सर्च करते रहते हैं। और जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर स्पेसिफिकली आके वो आपकी लिस्टिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी लिस्टिंग ऑर्गेनिकली खुद ब खुद रैंक हो जाती है अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर। यानी कि आपको पीपीसी के ऊपर भी इतना खर्चा नहीं करना पड़ता, और आपको अमेजोन एफिलिएट अकाउंट जो है, एफिलिएट मार्केटिंग भी क्रिएट नहीं करनी पड़ती, और प्रॉक्सी मार्केटिंग भी उसके ऊपर नहीं करनी पड़ती। आपकी जो है जो लिस्टिंग है वो खुद ब खुद ऑर्गेनिकली रैंक हो जाती है, विच इज़ मोर देन डिफिकल्ट, जो कि पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब आप ये वाला काम करने की कोशिश करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, इसके चांसेस ये होते हैं कि आप साथ साथ अपनी पीपीसी भी चलाते रहें, अपनी लिस्टिंग को भी ऑप्टिमाइज करते रहें, और साथ में बगैर किसी एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किए या प्रॉक्सी मार्केटिंग किए आप उन्हीं अपनी स्ट्रेटजीज को पीपीसी कैंपेन के अंदर लगाते रहें। और एक दिन ऐसा आता है कि आप ऑब्वियसली इतनी कीवर्ड्स की जो टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो वो इसीलिए पढ़ाई हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और फाइनली अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा कि जिसमें बाकायदा आप लोग अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको रेलिवेंसी शीट बनाने की जरूरत नहीं, उसका नाम होता है स्टॉक शीट। वो इंशाल्लाह प्रॉपर उसकी क्लास होगी जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्टॉक शीट बनाते कैसे हैं और स्टॉक शीट प्रिपेयर कैसे करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है उस स्टॉक शीट की एनालिसिस होते हैं, कि एनालाइज कैसे करना है, कि अगर हमने एवरेज बीएसआर उसके अंदर यूज़ कर दिया है तो फिर उस एवरेज बीएसआर को हम अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हुए कैसे यूज़ करेंगे। वो इंशाल्लाह एक प्रॉपर डिस्कशन होगी। अभी अगर उसकी तरफ जाएंगे तो एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई है? अन्ना बच्चे आपने क्वेश्चन पूछा था। सर मैंने पूछा था। जी क्लियर है सर। क्लियर है, माशाल्लाह। ठीक है, अब अगली टाइप के ऊपर जाते हैं। वो ये है कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो हैं, मैं आप लोगों को पहले भी इससे रिलेटेड गाइड कर चुका हूँ। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने से रिलेटेड होते हैं। आप किसी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप किसी जॉब पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप किसी अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यानी किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो जो कीवर्ड्स, जो सर्च क्यूरी आप उस सर्च इंजन के अंदर लिख रहे होंगे, वो वाले कीवर्ड्स आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कहते हैं कि मुझे जो है आप बताइए गूगल जी, आप मुझे बताइए कि नाइकी शूज़ फॉर मेन ऑनलाइन, मुझे बता दीजिए नाइकी शूज़ फॉर मेन ऑनलाइन कौन कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जो नाइकी के शूज़ सेल कर रही हैं।
अब गूगल भाई साहब ने आपको निकाल के दे दी इन्फॉर्मेशन कि ये वाली वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपके नाइकी के शूज़ सेल करें। यहाँ पर ज़्यादातर नाइकी के वेबसाइट है, nike.com, 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 फिर उसके बाद nike.com, फिर nike.com, फिर नाइकी, और ये देखिए footlocker.com। यानी कि नाइकी वालों ने इनको भी अलाउ किया हुआ है। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि नाइकी वाले सिर्फ और सिर्फ खुद ही सेल नहीं कर रहे, बल्कि नाइकी वालों ने footlocker.com वालों को भी परमिशन दी हुई है कि वो उनके शूज़ सेल कर सकते हैं। amazon.com के ऊपर भी ये सेल हो रहे हैं। तो यानी वो वाले कीवर्ड्स जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ करते हैं आप लोग, वो वाले कीवर्ड्स आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। अब अगली टाइप होती है नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेट का मतलब तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। चलें जी, आप लोगों को गूगल से वैसे भी मार्केट की रिसर्च के मुताबिक जो मार्केट रिसर्च है वो ये बताती है कि पाकिस्तान इज़ द वाहिद कंट्री जो कि 99% गूगल इसलिए यूज़ करते हैं कि वो किसी भी इंग्लिश वर्ड का मतलब देख सकें। तो चलें हम भी देख लेते हैं नेविगेट मीनिंग, उर्दू कर लेते हैं। तशरीफ ले जाए, तशरीफ ले जाए। नेविगेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर दें। आप किसी भी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आपने एक चीज़ को नेविगेट कर दिया कि मैं ये चीज़ अलग रखूँगा और ये चीज़ मैं अलग रखूँगा, ये दो अलग चीज़ें करूँगा मैं। यानी कि आप करना चाह रहे हैं कि मैं पढ़ाई इस टाइम करूँगा और मैं खेलूँगा इस टाइम, मेरे पढ़ाई का टाइम ये है और मेरे खेलने का टाइम ये है। आपने दोनों चीज़ों को नेविगेट कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। आपने अपने टाइम को डिवाइड कर दिया कि ये काम मेरा इस वजह से है और ये काम मेरा इस वजह से है। मैं ये काम इस टाइम करता हूँ और ये काम मैं इस टाइम करता हूँ। प्लान एंड डायरेक्ट द रूट और कोर्स ऑफ अ शिप, एयरक्राफ्ट और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, especially by using instruments or maps. Sail or travel over a stretch of water carefully or with difficulty. तो सेल होता है, क्रॉस होता है, ट्रांसफर होता है, निगोशिएट होता है, ठीक है, नॉटिकल कंप्यूटिंग। तो इस तरह से नेविगेट का मतलब आप लोगों को समझ आया कि नेविगेट क्या होता है। नेविगेशनल कीवर्ड्स का जो दूसरा नाम होता है वो हम उसको गो कीवर्ड्स भी कहते हैं। These keywords are used by customers to navigate, to specify their needs and category, or even specific brands from there they want to purchase those products. Keywords नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, और वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हो सकती, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। प्रोडक्ट आर सर्विसेज, ठीक है। तो जब आप अपनी नीड को, अपनी जो सोच है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी कि उसका एक लॉन्ग फ्रेज लिख देते हैं। अब मैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा किस चीज़ से, किस कीवर्ड की टाइप से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड्स, आप जब अपनी नीड को, अपनी ज़रूरत को स्पेसिफाई कर देते हैं, किसी कैटेगरी से रिलेटेड, किसी ब्रांड से रिलेटेड, किसी सर्विस से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी जो है सेलिब्रिटी से रिलेटेड, आप जाके लिखते हैं कि मुझे फलां सेलिब्रिटी के बारे में, उसका जो मैरिटल अफेयर है उसके बारे में बताइए। गूगल जी फलां सेलिब्रिटी के मैरिटल अफेयर के बारे में मुझे बताइए। ये आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि आपको उस सेलिब्रिटी से रिलेटेड स्पेसिफिकली कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये जब आप कीवर्ड यूज करते हैं तो वो आपका नेविगेशनल कीवर्ड या गो कीवर्ड कहलाता है। और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड जो है वो मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को परचेज करने से रिलेटेड आप कोई भी कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वो वाला कीवर्ड आपका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कहलाता है। कि यानी आपने जाकर लिख दिया, गूगल भाई साहब को कहा कि गूगल भाई साहब आप मुझे बता दें कि बाय शूज़ फॉर मेन ऑनलाइन। अब ये वाला जो कीवर्ड आपने यूज़ किया है और इसके अंदर ये वाला जो चीज़ आपने यूज़ की है, ये वाला जो आपने कीवर्ड यूज़ किया है, बाय वाला, ऑर्डर वाला, परचेज वाला, इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं ये हमें बताते हैं कि आपको कोई चीज़ परचेज करनी है। ये मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया था। बाय, आप सिर्फ और सिर्फ लिखें
शूज फॉर मेन ऑनलाइन, यहाँ पर देखें, आपने लिखा शूज फॉर मेन ऑनलाइन, आपने जब शूज फॉर मेन ऑनलाइन लिखा तो सबसे पहली वेबसाइट फादरली आई, फिर पीआर न्यूज वायर आया, फिर स्पोर्ट्स किडा आया, फिर सीएनएन आया, फिर जगार इंग्लिश आया। लेकिन जब आपने, अब आप इसको थोड़ा सा ज़हन के अंदर रखिएगा, पहली वेबसाइट कौन सी थी? अब आपने लिखा बाय शूज फॉर मेन ऑनलाइन, आपने लिखा शूज फॉर मेन ऑनलाइन। अब देखिए, अब के सामने जो सबसे पहली वेबसाइट है वो shoemall.com आई, फिर zappos.com आई, फिर amazon.com आई, फिर nordstrom.com आई, और उसके बाद जो है footlocker.com, ऑनलाइन शूज़ belk.com आई, और इस तरह से। अब आपने जहन के अंदर रखना है कि सबसे पहली मेरी shoemall.com आई थी, फिर zappos आई थी, उसके बाद amazon आई थी। अब जो है मैं लिखता हूँ बाय शूज़ फॉर मैन ऑन। अब देखिए, अब सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आई है? zappos.com, amazon.com, shoemall.com, अब तीसरे नंबर पे चलेगी। अब इसकी रीज़न क्या है? अब इसकी रीज़न ये है कि आप, जो ज़्यादातर लोग किसी भी चीज़ को परचेज करने से रिलेटेड आते हैं तो वो कौन सी वेबसाइट को विजिट करते हैं? zappos.com को। इसीलिए गूगल के सर्च इंजन ने अपने सर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली इस कीवर्ड के अगेंस्ट zappos.com को पहले नंबर पे कर दिया, amazon.com को दूसरे नंबर पे, और shoemall.com को तीसरे नंबर पे कर दिया। तो ये होते हैं आपके ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। सॉरी, अब आप लोगों को ये जितने भी कीवर्ड्स की टाइप्स हम लोगों ने, फास्ट ब्रेक हो रही है और बहुत कम आ रही है, माइक ब्रेक कर रहे हैं जी अब क्लियर है? ये नेटवर्क कनेक्शन का भी प्रॉब्लम हो गया शायद। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अब मेरी आवाज आ रही है आप लोग? चले माशाल्लाह, अब आ रही है आवाज। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताइए कि ये जितनी भी कीवर्ड्स की टाइप्स हमने पढ़ी हैं उनमें से किसी में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, किसी भी कीवर्ड की टाइप के अंदर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, वरना फिर आगे स्टार्ट करते हैं इसको। हंटिंग के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ, और इंशाल्लाह कल से हम फिर फाइनली अल्लाह पाक के हुक्म से हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग का क्या करेंगे, जितने मेथड्स मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, हर एक दिन हम एक मेथड को पकड़ेंगे और 5 से 10 प्रोडक्ट्स आधे पौने घंटे के अंदर हंट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि 85 टू 90% क्राइटेरिया या 95% क्राइटेरिया हमारा पूरा करे। अभी के लिए मुझे बताइए कि जितना हम पढ़ चुके हुए हैं, जितना हम सीख चुके हुए हैं, उतना आप लोगों को क्लियर है? सर वर्टिकल का दोबारा बताते हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जी, रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स की मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई थी, और वो कहानी अभी जो है उसको डिस्कस करना। चलें, मैं बता रहा था आप लोगों को कि जब आपने एक कीवर्ड को यूज़ किया, अब ये क्या करता है, आपको अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के अंदर हेल्प करता है। लेट्स सपोज आपने क्या किया, आप जब गए, आपने यहाँ पर लिखा वुड हैंगर, आपने क्या किया, पहले 10 सेलर को ओपन कर लिया। इस तरह से आपने इनको पढ़ना शुरू कर दिया कि मैंने ऊपर वुड हैंगर तो लिखा है, अब मैं देखता हूँ नीचे जो है उसका रिलेटेड कोई कीवर्ड ऐसा आ रहा है जो उसके अगेंस्ट मुझे अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करवा सकता है। अब आपने ऊपर वुड हैंगर लिखा, नीचे जो है वो देखें क्या आ रहा है, वुडन सूट हैंगर्स। नीचे क्या आ रहा है, वुडन सूट हैंगर्स। ये आपको एक नया कीवर्ड मिल गया। फिर उसके बाद आप दूसरे में आए, वुडन हैंगर्स आ गया, और फिर आपके पास आ गया डिग्री रोटेटेबल हुक आ गया, नेचुरल वुड हैंगर्स आ गया आपके पास, फिर उसके बाद वुड सूट हैंगर्स आ गया आपके पास। तो यानी आपने ऊपर जो लिखा वो वुड हैंगर लिखा,
लेकिन उसका जो वर्टिकल कीवर्ड था, जो उससे मिलता जुलता कीवर्ड था, जो आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करवाने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है, वो वुडन सूट हैंगर है। अब अमेजोन जी ने आपको बता दिया, हमने कहा कि अमेजोन जी हमें बताइए वुडन हैंगर के अगेंस्ट कौन से ऐसे कीवर्ड हैं कि जिसके अगेंस्ट लोग अपने आप को, या जो लिस्टिंग वहां पर प्राइवेट लेबल लॉन्च करके बैठे हुए हैं, उन्होंने किन किन कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को रैंक किया हुआ है। अमेजोन जी ने बताया कि वुडन सूट हैंगर भी है अभी, अमेजोन ने बताया अभी वुडन हैंगर भी है, अमेजोन ने बताया कि नेचुरल वुड हैंगर भी है सर। ठीक है, अब ये जो नेचुरल वुड हैंगर है और वुडन हैंगर है, ये रोटेटेबल हुक है और शोल्डर ग्रूव्स के नाम से है और वुडन सूट हैंगर्स है। अब ये वाले जो कीवर्ड हैं, ये रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स होंगे आपके। हमारा बच्चे क्लियर हुआ है आपको? मतलब जो हमने कीवर्ड सर्च किया है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स जो कि हमारी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने में हमारी मदद करें, वो रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स कहलाते हैं। एग्जैक्टली, उसी से मिलते जुलते जो कीवर्ड्स होंगे, जो हमारी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करवाने में हमें सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, वो वाले कीवर्ड्स आपके रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड्स होंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं, हम फाइनली डिस्कस करते हैं कि हम कीवर्ड्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए। फिर आप वो सारे के सारे, जी, फिर हम क्या करेंगे, वो सारे के सारे मेथड्स यूज करेंगे, उनको उनके थ्रू हंटिंग करेंगे। यानी कि हम फिर हर एक दिन एक मेथड को पकड़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से जो हमें एक कीवर्ड मिलेगा, उस कीवर्ड के थ्रू हम दोबारा हंटिंग स्टार्ट कर देंगे और उसमें से 5 से 10 प्रोडक्ट्स हर रोज हंट करने की कोशिश करेंगे। तो जो चीज है वो ये है कि हमारा अगला टॉपिक, वेयर डू वी गेट कीवर्ड्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड हम कीवर्ड्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, मैंने नंबरिंग की हुई है। अब ये मेथड वो वाले मेथड हैं जो मैं यूज किया करता था। अब अगर इन चीजों को मैं आप लोगों के सामने रखूं, आप लोग कहेंगे कि पागल हो गया, इस तरह से भी हंटिंग हो सकती है, टिकटॉक से भी हंटिंग हो सकती है, स्नैक वीडियो से भी आप हंटिंग कर सकते हैं। नहीं, आप पागल हो गए, आप हमें कुछ और ही बता रहे हैं। नहीं, ये सच है। आप फेसबुक के थ्रू भी हंटिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू भी हंटिंग कर सकते हैं, आप ट्विटर के थ्रू भी हंटिंग कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी हंटिंग कर सकते हैं, आप टिकटॉक का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं हंटिंग करने के लिए, आप स्नैक वीडियोस यूज कर सकते हैं हंटिंग करने के लिए, आप वॉलमार्ट, अलीबाबा, अली.com, अली एक्सप्रेस और उसके बाद अमेजोन का बेस्ट सेलर्स तो है ही है। इवन के अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर, अमेजोन का फर्स्ट पेज, यानी कि आप लोगों ने ये पहला पेज ओपन किया, यहाँ पर 20 तरीके हैं टू हंट अ प्रोडक्ट। आप 20 तरीके से हंट कर सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? लोग रोते हैं, लोग कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट पड़ी है, आपको ढूंढने का तरीका नहीं है। जो चीज है आप लोगों के सामने, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट। जब आप लोगों को एक से ज्यादा मेथड्स पता होंगे, एक से ज्यादा कीवर्ड्स पता होंगे कि ये वाला कीवर्ड इस चीज से रिलेटेड है, ये वाला कीवर्ड इस चीज से रिलेटेड है, ये वाला चीज कीवर्ड जो है इस चीज से रिलेटेड है, तो फिर आप हंटिंग करते हुए एंजॉय करेंगे, बोर नहीं होंगे। आप लोग हंटिंग भी करेंगे, आप लोग एंजॉय भी करेंगे। आप लोगों ने साथ में रिकॉर्डिंग लगाई होगी, आप लोगों ने साथ में जो है वो कोई नात लगाई होगी, आप लोग हंटिंग करे होंगे और लोग हेक्टिक होंगे कि हम लोग पूरे फोकस के साथ हंटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी प्रोडक्ट्स हंट नहीं होती। उसके लिए क्या है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि अमेजोन का फर्स्ट पेज 20 तरीके है उसके ऊपर हंट करने के। आप अमेजोन बेस्ट सेलर्स के अंदर जाएं, वहां से हंटिंग कर सकते हैं, न्यू रिलीजेस के अंदर जाएं, वहां से हंटिंग कर सकते हैं, और इवन के अमेजोन बेस्ट सेलर्स के अंदर जाके आप हंटिंग सिर्फ वहां से कीवर्ड्स नहीं ले सकते, आप वहां पर हीलियम 10 का टूल रन करके वहां से भी हंटिंग कर सकते हैं। न्यू रिलीजेस, अमेजॉन फर्स्ट पेज, हीलियम 10, जंगल स्काउट और मैनुअल हंटिंग, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। मैनुअल हंटिंग क्या होती है? मार्केट के अंदर आप लोगों को कोई भी मैनुअल हंटिंग नहीं सिखाता। मैं आप लोगों को यकीन से कह सकता हूँ, मैनुअल हंटिंग आप लोगों को कोई भी नहीं सिखाता। मैनुअल हंटिंग क्या होती है? उसके अंदर किसी भी किस्म के किसी भी टूल की जरूरत ही नहीं होती, ना हीलियम 10 की, ना जंगल स्काउट की, ना कीपा की होती है, ना सोर्स मोगोल की, किसी भी टूल की जरूरत नहीं होती। और वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग मैनुअल हंटिंग कैसे कर सकते हैं। और जब आप मैनुअल हंटिंग सीख जाएंगे
तो फाइनली जब आप होलसेल के अंदर जाएंगे तो होलसेल में फिर आप लोगों को ब्रांड हंटिंग की टेंशन ही खत्म हो जाएगी आप लोगों की। क्यों? क्योंकि आप लोग मैनुअल हंटिंग के थ्रू लाखों ब्रांड्स को पहले टेस्ट कर चुके होंगे, लाखों ब्रांड्स को आप देख चुके होंगे। फिर आप लोग जब मैनुअल हंटिंग करेंगे और मैनुअल हंटिंग के बाद जब आप होलसेल में जाएंगे तो होलसेल के अंदर जाते हुए आप लोगों को पता होगा कि कौन सा जो है ब्रांड मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कौन सा ब्रांड ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, उसका स्टोर फ्रंट कैसे चेक करते हैं, उसका जो है पर्सनल अकाउंट कैसे चेक करते हैं, हम कस्टमर से कैसे चेक कर सकते हैं उसके कितने कस्टमर ने उसके ऊपर ऑर्डर कर दिया है और उसके रिव्यूज कितने हैं, डेली बेसिस के ऊपर कितने रिव्यूज आ रहे हैं, उसके जो है इन्वेंट्री कितनी सेल हो रही है। जब ये चीजें आपको पता होंगी तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर काम करते हुए आप भी एंजॉय करेंगे और आपका क्लाइंट भी आपके साथ काम करते हुए एंजॉय करेगा। मैं कहता हूं कि अमेज़न एक ऐसी चीज है कि आप लोग काम करते एंजॉय करें, हेक्टिक ना हो। अमेज़न आपके सर का दर्द नहीं होना चाहिए। अमेज़न के ऊपर काम करते हुए आप लोग एंजॉय करना चाहिए आप लोगों को। मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि हम नेट के ऊपर बैठे, लैपटॉप के ऊपर बैठना चाहते हैं, मोबाइल के ऊपर बैठना चाहते हैं। आपका तो काम ही ऐसा है कि लैपटॉप के ऊपर बैठना है आपने। वो थोड़ी अलग बात है कि आप लोग एंटरटेनमेंट कम करते हैं, लैपटॉप के ऊपर दूसरा काम ज्यादा कर रहे होते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो गया, आपके क्लाइंट से रिलेटेड हो गया, लेकिन आप बैठे तो लैपटॉप पे ही हैं। अब जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो लिटरली मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो चुकी हुई है कि आप लोगों के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप लोग चाहते हैं कि मेरी जान छूटे किसी तरह लैपटॉप से। तो आप लोगों को वो उन लोगों को बताना चाहिए कि जो लोग चाहते हैं कि हम 24 घंटे नेट के ऊपर ही बैठे रहें। उन लोगों को बताएं जाके कि नेट के ऊपर काम करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन मेरा टारगेट जो है वो आप लोगों को ये सिखाना है कि आप लोग काम करते हुए एंजॉय करें। वो कब होगा? जब आपको काम आता होगा, ऑब्वियसली तब आप एंजॉय करेंगे और वो काम इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये जितने दिनों के अंदर हम लोग आप मेरे साथ डिस्कस कर चुके हुए हैं, सीख चुके हुए हैं, मैंने अपना पूरा डिलीवर करने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि अल्लाह पाक ने जिस टाइम पे और जिस घड़ी पे हमारा रखा हुआ था कि हम इतनी देर के लिए इस टाइम पे इतनी देर के लिए मिलेंगे और इतनी देर के लिए डिस्कशन करेंगे, वो अल्लाह पाक की तरफ से वही डिसाइड करते हैं, वही बताते हैं सबको कि आपने इस टाइम पे इतनी ज़िंदगी जीनी है, इस टाइम पे आप लोगों का सांस बंद हो जाएगा। ऑब्वियसली ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं हमारे लिए। हमारा जो असल मकसद है वो हमारे दीन के साथ है। दुनिया ऑब्वियसली साथ साथ लेके चलनी है हम लोगों ने, लेकिन दुनिया के साथ साथ दीन भी इम्पोर्टेंट है, दीन को भी सीखिए। तो ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बातें ये भी कर देता हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है इस वजह से। तो ठीक है, आप लोग जंगल स्काउट से और मैनुअल हंटिंग में जब आप लोगों को सिखाऊंगा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि वेयर वी वर, हम पहले कहाँ थे, हमें ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सिखाई गई। और ये चीज़ें जितनी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, ये भी मार्केट के अंदर आप लोगों को किसी ने नहीं सिखाई होंगी। और जब आप लोग मार्केट के अंदर काम करने जाएंगे और मार्केट से लोग आपसे पूछेंगे कि आपको सिखाया किसने है, तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होना चाहिए कि कोई अनजान बंदा था जो हमें सिखा गया, हमें तो उसका नाम भी नहीं आता। आप लोगों का ये जवाब होना चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि फ़लाँ सर ये हो गया, वो हो गया, वो बहुत अच्छा सिखाता है। आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए कि अजनबी था कोई जो हमें एक अच्छी चीज़ सिखा गया। ठीक है? तो वो कब होगा कि आप लोग भी साथ-साथ देंगे। अब देखिए टोटल ग्रुप के अंदर बच्चे जो हैं वो 17 से भी ज़्यादा हैं, 20 के करीब हैं एंड यू आर ऑल अटेंडिंग, 10 लोग हैं मेरे साथ। तो अगर इस कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम लोग काम करेंगे। अनम बच्चे ने पूछा है कि आरओआई कितना जनरेट कर सकते हैं। वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है बच्चे। आपकी अगर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है तो उसके हिसाब से आरओआई डिफरेंट होगा, और अगर ऑब्वियसली जो आरओआई होता है वो आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने बजट वाली प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं। आप माइक्रो प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं, आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं, आप होलसेल लॉन्च करना चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर आपका आरओआई जो है वो भी डिफरेंट होता रहता है। लेकिन जो इनेबलर्स का क्राइटेरिया या जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं कि हम प्राइवेट लेबल की एटलीस्ट 20% 25% वाली प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट लॉन्च करें, और होलसेल के अंदर एटलीस्ट जो उसका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए वो 15% होना चाहिए, और ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर अगर 10% भी होता है तो हमें काफ़ी है प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये होता है, ठीक है। और
मैनुअल हंटिंग के बाद फिर आते हैं आप कोरा, एक वेबसाइट है, वहां से भी कर सकते हैं। सप्लायर्स प्रोफाइल, ये भी सप्लायर्स प्रोफाइल से कैसे हंटिंग करते हैं वो जब इंशाल्लाह हंटिंग के ऊपर आएंगे वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। फिर कस्टमर प्रोफाइल से भी आप कर सकते हैं। कस्टमर रिव्यूज जब आप पढ़ते हैं ना, तो जिस बंदे ने रिव्यू दिया होता है उसकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसने जितने लोगों के प्रोडक्ट्स के ऊपर परचेज करके रिव्यूज दिए होंगे वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। वहां से भी आप लोगों को अंदाजा होगा कि इस बंदे के पास ये वाली प्रोडक्ट्स भी है, यानी कि मार्केट के अंदर ये वाली प्रोडक्ट्स भी है, ये वाली प्रोडक्ट भी सेल हो रही है मार्केट के अंदर, तो वहां से भी आप हंटिंग कर सकते हैं। अब ये होगा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। जब हम इंशाल्लाह लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, रेलेवेंसी शीट को भी। और मेरी फेवरेट वन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका मार्केट के अंदर बहुत कम लोगों को पता है, और वो है स्टॉक शीट, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बीए के लिए, एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, एक प्राइवेट लेवल लॉन्च करने वाले बंदे के लिए। उसके लिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्टॉक शीट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, जिसका मैं कहता हूँ कि जो अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ऑर्गेनिकली कैसे रैंक कर सकते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन टूल जो है वो आपका स्टॉक शीट है। अगर आपको स्टॉक शीट बनाना आ गई और स्टॉक शीट को एनालाइज करना आ गया तो फिर आपके लिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कुछ भी नहीं। तो ये था आज का सेशन, और अभी जो है वो चले, ये तो काफ़ी देर से इंतज़ार था इस स्लाइड का, और वो स्लाइड आप लोगों के सामने है। अब किसी भी बच्चे का इस आज के सेशन से रिलेटेड या इससे पहले जितना हम सेशन ले चुके हुए हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने जी मेरा क्वेश्चन है, जी जी ये जो आप मैनुअल हंटिंग कह रहे हैं, ये वो होती है ना जिसमें एक किसी प्रोडक्ट के हम आवाज़ कट रही है। स्टोर पे जाते हैं और उसमें जो प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं स्टोर में, और फिर हम उनको उनका क्राइटेरिया चेक करते हैं। जी जी, मैनुअल हंटिंग इंशाल्लाह जिस जब आएगी। आवाज़ आपकी कट रही है, मेरी आवाज़ अब तक सही आ रही है ना? मेरी आवाज़ आप तक सही आ रही है? ये तो जी इंशाल्लाह जब हम इंशाल्लाह मैनुअल हंटिंग करेंगे तो तब इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, मैनुअल हंटिंग को पूरी डिटेल से। फिर इंशाल्लाह